हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा त्रिभुज। ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सर्वांग समता और समरूपता। तो नवीं कक्षा में आपने पढ़ा होगा कि सर्वांग समता क्या होती है, और हम लोग आज पढ़ेंगे कि समरूपता क्या है, बहुभुज की समरूपता क्या होती है और त्रिभुज की समरूपता क्या होती है, उसे हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इस शब्द पर ध्यान देंगे, सर्वांग सम, अर्थात सभी अंग समान। जैसे कि ऐसी कोई भी आकृति हो, या तो वर्गाकार, वृत्ताकार, त्रिभुजाकार या किसी भी प्रकार की आकृति हो, ठीक है, किसी भी प्रकार की आकृति हो, अगर इसके सर्वांगसम अगर अन्य आकृति कही जाए तो हम देखेंगे कि इसके आमाप जो हैं, इसके आमाप अगर दूसरे अन्य आकृति के आमाप के एकदम से बराबर हो जाए तब हम कहेंगे सर्वांगसम। अगर यह जो त्रिभुज आप देख रहे हैं, ठीक इसके आमाप के बराबर, आमाप का मतलब होता है जैसे इसकी भुजाएं हैं, इसके कोण हैं, अगर सभी समान हो जाए तो हम लोग कहेंगे कि ये आपस में सर्वांगसम है। तो हम लोगों ने पढ़ा भी था नवीं कक्षा में, और मैं आपको याद दिला दूं कि त्रिभुज की समरूपता के बारे में हम लोगों ने कई शर्तें पढ़ी थी, जैसे कि एस एस एस, इसके बारे में पढ़ा। ठीक है। आपने पढ़ा होगा ए एस ए, एस ए एस, ये पढ़ा होगा आपने। फिर आर एच एस जो समकोण त्रिभुज के बारे में जब हम लोगों ने पढ़ा था, तो इस प्रकार से ये सर्वांग समता की शर्तें थी। तो सर्वांग समता का आप मतलब भली भांति समझते होंगे कि सभी अंग बराबर, सभी विमाएं बराबर, यानी कि कोई भी बहुभुज हो, किसी भी प्रकार की आकृति हो, अगर उनके आमाप अगर समान हो तो हम लोग कहेंगे कि वे आपस में सर्वांगसम है। लेकिन आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, ये समरूपता की बात करेंगे। ठीक है। तो समरूप आकृति क्या होती है, इसे हम लोग देखते हैं। तो देखिए, समरूप नाम से यह स्पष्ट है, सम अर्थात बराबर, और रूप का मतलब होता है उसका आकार। ठीक है। तो अगर बराबर आकार का है तो हम लोग कहेंगे कि ये आपस में समरूप है। जैसे अगर हम इस छोटे वृत्त की बात करें और इस बड़े वृत्त की बात करें, तो ये सर्वांगसम तो हम लोग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसके जो आमाप है, मतलब इसकी जो त्रिज्या है और इसकी जो त्रिज्या है, दोनों बिल्कुल अलग अलग है। तो सर्वांगसम नहीं कह सकते हैं, लेकिन समरूप कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि दिखने में जो इसके रूप है, यह भी जो है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, रूप इसके बराबर है, तो हम लोग कहेंगे ये समरूप है। चलिए आगे हम लोग विस्तार से चर्चा इस पर करते हैं। तो देखिए, एक जो हमने यहाँ पर लिखा है कि सर्वांगसम, ये त्रिभुज अगर आप छोड़ सकते हैं तो त्रिभुज छोड़ दीजिए, या बहुभुज आप लिख सकते हैं। बहुभुज, जो कि हम लोग पहले बहुभुज की बात कर ले रहे हैं, तो बहुभुज या किसी भी प्रकार की आकृति हो। ठीक है। सर्वांगसम और समरूप में आप देखें तो आकार के बारे में क्या कहा गया है, तो सर्वांगसम में क्या होता है कि अवश्य समान होनी चाहिए, मतलब आकार अवश्य समान होनी चाहिए, और समरूप में भी अवश्य समान होनी चाहिए। सर्वांगसम और समरूप में आकार के मामले में इस बात की समानता है कि आकार समान होनी चाहिए, माप या साइज जो हम लोग अभी तक बात कर रहे थे, अवश्य समान होनी चाहिए। ठीक है। अगर अमाप अगर बराबर हो तो हम लोग कहेंगे कि सर्वांगसम है। और समरूप में क्या है, भिन्न हो सकती है। ठीक है, भिन्न हो सकती है, ये भिन्न हो सकती है। हाँ, अगर दो एकदम से दो सर्वांगसम आकृति है, दो सर्वांगसम आकृति है, तो इनके तो रूप अवश्य ही बराबर होंगे। तो जब रूप बराबर होंगे तो ये तो सर्वांगसम भी है और समरूप भी हो जाएंगे। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर माप लिखा गया है कि सर्वांगसम की बात की जाए तो माप अवश्य बराबर होनी चाहिए। ठीक है। समरूप में माप बराबर नहीं भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। रूप बराबर होने चाहिए, जैसा कि ऊपर लिखा गया, आकार बराबर होनी चाहिए। उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया है, दो एक जैसी डाक टिकटें होंगी, वो क्या होगा, वो सर्वांगसम होंगी। अगर 5 रुपये का डाक टिकट दूसरा 5 रुपये का डाक टिकट है, सेम आकार का होगा, मतलब वो क्या है, सर्वांगसम है। एक मानचित्र और असली शहर। ठीक है। मानचित्र पर जो आकृति आप देखते हैं, जैसे भारत का ही मानचित्र है, आप जब पेपर पर देखते हैं जो मानचित्र, ठीक है, और जो वास्तविक में मानचित्र होता है, दोनों के रूप एक ही हो सकते हैं, लेकिन वो जो है, क्या पूरे भारत को हम कागज पर उकेर सकते हैं, लेकिन पूरे भारत को कागज पर डाल तो नहीं सकते हैं, मतलब रूप बराबर है। अतः एक मानचित्र और जो असली शहर होगा वो क्या होगा, आपस में समरूप होंगे। संबंध की बात करें तो इसे हम डिटेल्स में पढ़ते हैं आगे। देखिए, समरूपता का उपयोग, तो जो सबसे पहले इन चीज़ों की खोज हुई थी समरूपता के विषय में, तो देखिए क्या है, यहाँ पर क्या दिया है, एक लड़का है, चढ़ते जा रहा है और बोल रहा है कि
पर्वत की ऊंचाई मापना बहुत आसान है। हाँ, ये बोल रहा है आसान है, लेकिन क्या है, नीचे से फीता लेकर के जो है ऊपर गया है और बोल रहा है पर्वत की ऊंचाई मापना कितना आसान है। ये एक तरह से मस्खरी कर रहा है। इसी प्रकार से वाह वाह, मैं झटपट चांद पर पहुंच जाऊंगा फीता लेकर के। तो मतलब ये यहाँ पर आपको बतलाया जा रहा है कि अगर इन चीज़ों की ऊंचाई मापनी हो तो क्या हम लोग ऐसा फीता लेकर थोड़ी निकल जाएंगे कि हाँ पहाड़ की ऊंचाई माप लेते हैं, सूर्य कितना ऊंचा है वो देख लेते हैं। ये असंभव है, ठीक है। हालांकि पहाड़ पर तो संभव है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ये इनप्रैक्टिकल है, मतलब ये व्यवहारिक रूप से सही नहीं है। तो फिर कैसे किया जाता है इन चीज़ों का इस्तेमाल, वो देख लेते हैं। जैसे आप एक देखें, पहाड़ की ऊंचाई मापनी है, मान लेते हैं पहाड़ यहाँ है, ठीक है, पहाड़ यहाँ है और नीचे से, ठीक है, पहाड़ का जो ढलान है वो इस प्रकार से है, इस प्रकार से मान के चले, इस प्रकार से ढलान है, ठीक है। अब जब ढलान इस प्रकार से है, ठीक है, तो एक तो तरीका है कि हम लोग पहाड़ पर चढ़ जाएं और फीता जो है नीचे गिरा दे, तो कहेंगे कि हाँ इतनी ऊंचाई है पर्वत की। लेकिन दूसरा एक यह भी है कि आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से किसी खास जो नज़दीक हो वहाँ कुछ खास दूरी से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ये जो दूरी है, ये जो आप जो ऊपर देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये हम माप लेंगे, ठीक है। और ये वाला माप लेंगे, ठीक है, ये वाला माप लेंगे, या ये वाला, ये ज़्यादा आसान है, ये मापना आसान है, ठीक है, और ये माप लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या कर, ये माप लिए, अगर मैं जैसा कि नाम दे दूँ, नाम मैं देता हूँ ABCDE, मान लेते हैं हमको क्या निकालना है, हमको B से C निकालना है। ये दूरी जो है हम लोगों को ज्ञात करनी है, चूँकि यही पहाड़ की ऊंचाई की बात है, ठीक है। तो हमने पहले क्या किया, ED को ज्ञात कर लिया, ED को ज्ञात कर लिया। अब क्या करेंगे, और फिर AD को ज्ञात कर लिया। AD तो आसान है ज्ञात करना, फीता आप नीचे की तरफ तो आराम से माप सकते हैं, ये तो दूरी पैदल दूरी पर आप चल सकते हैं, तो ये दूरी तो आप माप सकते हैं आराम से, ठीक है। तो क्या किया आपने ED को निकाला, ED को ज्ञात किया, फिर आपने AD को ज्ञात किया, ठीक है, ED को ज्ञात किया, AD को ज्ञात किया, और इसी अनुपात के बराबर में आपने BC और AC, तो AC तो आप ज्ञात कर सकते हैं, AC ये जो दूरी है ये आराम से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो दोनों के बीच एक बराबर अनुपात होगा, और इस अनुपात के सहायता से जैसे मान लेते हैं कि ये 5 मीटर है, ठीक है, और ये जो है ये 10 मीटर है, मान के चलिए, ठीक है। तो यहाँ पर रख सकते हैं 5/10, इस फार्मूला के आधार पर 5/10, और बराबर में क्या करेंगे, BC तो हमको ज्ञात करना है, BC को BC रहने देंगे, और AC ये मान के चलिए कि अगर यहाँ पर 2 किलोमीटर है, तो 2 किलोमीटर का मतलब है कि 2000 मीटर, ठीक है, 2000 मीटर, ये हमने 10 मीटर कहा था, ठीक है। अब इस प्रकार से BC की अगर लंबाई आप ज्ञात करेंगे तो कितनी होगी, 5 × 2000/10 कितनी होगी, 2 पंचे 10, यानी कि 1000 मीटर, अर्थात 1 किलोमीटर, यानी कि जो ऊंचाई हुई पर्वत की 1 किलोमीटर हुई। तो इस प्रकार से पहले पुराने ज़माने में लोग इसका उपयोग करके ये जो ऊंचाई निकालते थे। लेकिन यानी कि अभी आपको ये पता नहीं है कि यह जो निकाला गया है, ये जो मान निकाला गया है 1000 मीटर, ये किस आधार पर निकाला गया है। मैं आपको बता दूं कि समरूपता के आधार पर निकाला गया है, और इसी अध्याय में आप इसके कई अनुप्रयोग पढ़ेंगे, और इसके आधार पर कई आपके क्वेश्चन जो होंगे वो बनेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए समरूप आकृतियों को कुछ आप देख ले। यहाँ पर देखिए, एक जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक जो आप दिखाई दे रहा है, एक छोटा सा वृत्त है और इसके बाहर एक बड़ा सा वृत्त है। ये दोनों आपस में क्या है, तो ये समरूप है, ठीक है। ये देखिए अंदर में एक वर्ग है और बाहर में एक वर्ग है, रूप उसके क्या है, रूप समान ही है, ठीक है, रूप समान ही है, ये आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। ये देखिए दिखने में समान है, माना आकार इसके समान है, तो ये आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। एक देखिए, एक छोटा समबाहु त्रिभुज है और एक बड़ा समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि यह दिखने में अलग अलग है, दोनों एक तरह का दिखाई दे रहा है, मतलब ये आपस में समरूप आकृतियाँ हैं। इसको भी आप देख लें, 6.2 आकृति जो है, तो इसमें भी दिखने में क्या है, एक जैसा लग रहा है। लेकिन सवाल यह है कि केवल देखने से तो हो अगर ऐसा, तो जब कई प्रकार के जो जटिल चित्र होंगे या कई प्रकार के विशेष आकृतियाँ अगर दिखने में नहीं हो, तो उसके माप के आधार पर हम कैसे पता करेंगे कि दो आकृतियाँ जो है वो आपस में समरूप है। तो उसके शर्तें हैं, हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। फिलहाल मैं आपको केवल बता रहा हूँ कि ये आपस में समरूप आकृतियाँ हैं। इन चित्रों को देखें, आकृति 6.3 को देखें। जैसे कोई आदमी है जो एक कैमरा से पिक्चर लिया, एक निगेटिव बनाया, और इसी निगेटिव के आधार पर एक यह चित्र बनाया, ठीक है, और एक दूसरा चित्र बनाया, और यह तीसरा चित्र बनाया। जैसे कोई बोलेगा कि हाँ इस चित्र को आप ही का जो पासपोर्ट साइज फोटो होता है, जैसे आप बोलते हैं कि नहीं 2 सेंटीमीटर
2/3 में बनाइए। फिर नहीं, आप बोलते हैं कि नहीं 4/6 में बनाइए, 4/6 में हमको पिक्चर चाहिए, 4 सेंटीमीटर बाई 6 सेंटीमीटर में। फिर आप बोलते हैं कि नहीं हमको जो है 8/12 में चाहिए। तो देखिए एक ही निगेटिव से आपके जो है विभिन्न पिक्चर बनाए, विभिन्न पिक्चर नहीं है, पिक्चर तो सेम ही है, विभिन्न विभिन्न क्या है, विभिन्न आमाप के पिक्चर जो है बनाए जा रहे हैं विभिन्न। तो क्या समझे, ठीक है, इससे यह समझ में आया कि दिखने में तो सेम ही है, लेकिन इसके जो है आमाप अलग अलग है। तो आमाप अलग अलग हो, रूप बराबर हो, तो वे आकृतियाँ आपस में क्या कही जाती है, समरूप कही जाती है। ठीक है, आगे जैसा कि इस चित्र में देखिए ये जो रेशियो है आप देख रहे हैं कि यह जो दिखने में सेम टू सेम है इस तरह का, ठीक है, ये तीनों जो है सेम टू सेम है, ये आपस में समरूप आकृतियां हैं, सर्वांगसम नहीं है। देखिए सर्वांगसम और समरूपता में जो आप अंतर कर लेंगे, तो इस चैप्टर का यही उद्देश्य है कि आप सर्वांगसमता और समरूपता में अंतर कर पाएँ। ठीक है, तो अंतर किस प्रकार से हम करेंगे, तो देखिए ये जो पंक्ति है आप ध्यानपूर्वक समझे, क्या लिखा है कि सभी सर्वांगसम आकृतियाँ जो है, सभी सर्वांगसम आकृतियाँ क्या होती है, समरूप होती है। ठीक है, परंतु सभी समरूप आकृतियों का सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। जैसे अभी हमने एक 2 मिनट पहले कहा भी था कि जैसे आप देखें कि अगर ये दो त्रिभुज, ठीक है, मान लेते हैं कि ये दोनों आपस में क्या है, सर्वांगसम है, सर्वांगसम है, ये आपस में सर्वांगसम हो। ठीक है, तो जब आपस में सर्वांगसम हो तो इनके क्या बराबर होंगे, इनके आमाप बराबर होंगे, आमाप भी बराबर होंगे और इनके रूप भी बराबर होंगे। ठीक है, सर्वांगसम होने की शर्त तो यही है कि इसके सभी डायमेंशंस बराबर और दिखने में स्वाभाविक तौर पर जब उसके सभी आमाप बराबर होंगे तो स्वाभाविक तौर पर इसके रूप भी बराबर होंगे, तो सर्वांगसमता में ये कही जाती है। अब देखिए समरूपता क्या कही जाती है, समरूपता में आमाप का बराबर होना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, माने कोई ज़रूरी नहीं है। आमाप जो है हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन रूप जो है या आकार जो है वो क्या होगा, वो बराबर होगा। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं कि सभी सर्वांगसम आकृतियाँ उनके रूप बराबर होते हैं, मतलब सभी सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप होंगी। बात को समझे कि रूप बराबर, सर्वांगसम में भाई आमाप बराबर है तो रूप भी बराबर होंगे। ठीक है, तो ये इनके रूप, दो सर्वांगसम आकृतियों के रूप बराबर होंगे। जब रूप बराबर होंगे तो स्वाभाविक तौर पर वे समरूप हो जाएंगे। लेकिन आप समरूप आकृतियों के बारे में बात कर ले, देखिए समरूप, सभी समरूप जो चित्र होते हैं, आकृतियाँ होती है, उसमें क्या आमाप का बराबर होना, क्या आमाप का बराबर होना इंपॉर्टेंट है, तो आप बोलेंगे जरूरी नहीं है। यहाँ पर लिखा गया है कि नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं। अब जब ये चीज़ें हैं तो क्या बताइए कि जिसके आमाप अगर बराबर नहीं हो तो उसको सर्वांगसम आप कह सकते हैं, तो नहीं कह सकते हैं। मतलब सर्वांगसमता की शर्त है कि रूप बराबर होगा ही होगा, और समरूपता की शर्तें हैं कि उसमें भी रूप बराबर होगा ही होगा। तो प्रत्येक सर्वांगसम आकृतियाँ जो होती है वो समरूप होती हैं, लेकिन आप कोई भी समरूप आकृतियाँ हैं उसका सर्वांगसम होना जरूरी नहीं है। तो ये ऐसी ही यही बातें हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में सीधे तौर पर पूछ ली जाती है कि सभी सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप होती है या नहीं होती है। तो आप समझ सकते हैं कि सभी सर्वांगसम आकृतियाँ जो है वो समरूप होती है, परंतु सभी समरूप आकृतियों का सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये है कि आकृतियों को बात हम बोल रहे थे, किसी भी प्रकार की आकृति हो सकती थी, लेकिन अब जो हम लोग बात करने वाले हैं, ये बात करने वाले हैं विभिन्न प्रकार के बहुभुजों की बात की जा रही है। तो जैसा कि आपको पता है बहुभुज का अर्थ क्या होता है, तो देखिए बंद आकृति होती है, माफ कीजिए, बंद आकृति होती है, बंद आकृति, और उसमें अगर बंद आकृति और सरल रेखीय होती है, भुजाएं जो होती है सरल रेखीय होती है, सरल रेखीय बंद आकृति होंगी, तो आप सोचे, जरा सोचे कि ये तो बंद आकृति नहीं है, कम से कम 3 जो है सरल रेखा को घेरना होगा। यानी कि बहुभुज की अगर सबसे कम, अगर बहुभुज के बारे में कहा जाए तो बहुभुज की सबसे कम भुजाएं कितनी हो सकती है, तो कम से कम 3 भुजाएं होती है, यानी जिसको आप त्रिभुज से जानते हैं, एक्चुअली वो बहुभुज ही है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, ये 4 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र है सरल रेखा से। अब देखिए घिरा हुआ क्षेत्र तो यह भी है, लेकिन इसको आप बहुभुज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भले यह बंद आकृति हो सकती है, भले यह बंद आकृति हो सकती है, बंद आकृति, लेकिन क्या यह सरल रेखीय आकृतियों से बना हुआ है, ये सरल रेखीय आकृति से बना हुआ है, नहीं। तो इस प्रकार से हम इसे बहुभुज नहीं कहेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से पंचभुज के बारे में आप बात कर सकते हैं। पंचभुज है, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 इस प्रकार से पंचभुज बोल सकते हैं। खडभुज जो है, खडभुज के बारे में भी बात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इसे बहुभुज कहते हैं। तो सवाल यह है कि बहुभुज की समरूपता का अर्थ क्या होता है। ठीक है, बहुभुज की समरूपता का मतलब क्या होता है, इसके लिए हमने क्या रखा है, कुछ शर्तें रखी है जो आप ध्यान से देखें। तो देखिए 2 बहुभुज समरूप होते हैं। ठीक है, तो इसकी 2 मुख्य शर्तें क्या है, 2 मुख्य शर्तें, तो एक तो है
संगत कोण बराबर हो, ठीक है, संगत कोण बराबर हो और उसके संगत भुजाएं समानुपाती हो, ठीक है। तो इसे तो हम अगला जो भी उदाहरण दिया गया उसमें तो हम समझेंगे, लेकिन आप इसे ध्यान कर ले कि कोण के बारे में कहा जाए तो सभी संगत कोण क्या है, वो समान हो, सभी संगत कोण समान होने चाहिए। और अगर भुजाओं की बारे में बात की जाए, भुजाओं के बारे में, तो क्या हो, समानुपाती हो, समानुपाती हो। अब देखिए, अगर भुजाएं अगर समान हो जाए, ठीक है, तब तो क्या हो जाएगा, तब तो वो सर्वांग समता की तरफ बढ़ जाएगा। तो भुजाओं में किस प्रकार का संबंध होना चाहिए, तो भुजाएं समानुपाती हो और कोण आपस में क्या हो, समान हो, ठीक है। अब ये भी बात है कि कोण समान हो, इसके लिए मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो कोण के बारे में क्यों दिया है कि समान हो, और भुजाओं के बारे में क्या दिया है कि समानुपाती हो, तो इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, जरा देखें, एक छोटी सी आकृति है त्रिभुज, ठीक है, और मैंने एक बड़ी सी आकृति क्रिएट की त्रिभुज की, ठीक है। आप दोनों को ध्यान से देखें, इसका नाम हमने अलग अलग कर दिया है, ठीक है। तो त्रिभुज PQR और त्रिभुज ABC, दोनों को आप ध्यान से देखें। दिखने में क्या लग रहा है, दिखने में आप स्पष्ट तौर पर कह सकते हैं कि इसकी जो भुजाएं हैं, भुजाओं की लंबाई होगी वो अलग अलग होगी, ठीक है, अलग अलग होगी, ठीक है। लेकिन आप जरा सोचें कि कोण A, जो आप ये वाला कोण है, ये कोण A, कोण B, कोण C, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C अगर आप जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R करे तो ऐसा थोड़ी है कि बड़ी सी आकृति है, यानी बड़ा त्रिभुज है, तो उसके तीनों कोणों का योगफल 360 डिग्री हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं, उसका भी 180 डिग्री ही होगा। तो आप समझ सकते हैं कि कोण के आधार पर कोण छोटा बड़ा हो सकता है, ठीक है। कोण जो है, कोण यह तय नहीं करते हैं कि आकृति जो है उसका जो आकार होगा वो किस प्रकार का होगा। इसलिए हमने संगत कोण को बराबर कहा। और भुजाएं, संगत जो भुजाएं हैं वो क्या है, वो संगत भुजाएं बराबर अगर होंगी तो सर्वांग हो जाएंगी, और बराबर ना होकर के समानुपाती हो जाए तो क्या होंगी, समरूप हो जाएंगे। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। हाँ, ये देखिए, काफ़ी अच्छा उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, आप इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखें। देखिए, यहाँ पर एक प्रकाश स्रोत है, जो आप देख रहे हैं, लाइट है, यहाँ पर प्रकाश स्रोत है। इस प्रकाश स्रोत में आप क्या देख रहे हैं, इस प्रकाश स्रोत में एक जो वस्तु है इसको रखा गया है। ये चतुर्भुज के आकार की वस्तु है जो आप देख रहे हैं, ठीक है, चतुर्भुज के आकार की वस्तु है, इसको यहाँ पर रखा गया है, ठीक है, अटका करके, और इसकी जो छाया है यहाँ पर बन रही है, छाया बन रही है। अब जरा सोचें कि क्या जो ऊपर रखी वस्तु है और जो नीचे रखी वस्तु है, दोनों की लंबाई क्या सेम होगी, जरा आप सोच के देखें। जैसे स्पष्ट तौर पर यहाँ हम देख रहे हैं कि नहीं होगी, क्योंकि देखिए ये इस तरह से बढ़ते जा रहा है, तो स्पष्ट है कि जो ऊपर वाली जो आकृति है उसका आकार छोटा होगा अपेक्षाकृत नीचे वाली आकृति के। अब जरा एक उदाहरण यह भी ले लें, जैसे आप रात के समय में अगर आप यहाँ अगर टॉर्च अगर प्रकाशित करेंगे, टॉर्च या कोई लाइट अगर जलाएंगे, इधर अगर दीवार हो, ठीक है, इधर अगर कोई बच्चा हो, ठीक है, अगर कोई बच्चा हो तो क्या देखते हैं, इसका जो आकार दीवार पर है, दीवार पर उतना ही बनता है, छाया जो बनती है इतना ही बड़ा बनता है, नहीं, ज्यों ज्यों प्रकाश स्रोत को आप ज्यों ज्यों इसके नज़दीक लेके जाएंगे त्यों त्यों क्या होगा, इसका आकार और बड़ा बनता जाएगा। तो इस प्रकार से जो है अलग होगी। तो क्या मतलब हुआ, ये दोनों आपस में क्या होंगी, आपस में समरूप होंगी, ठीक है। यहाँ भी यह आकृति जो है आपस में क्या है, समरूप है, समान नहीं है, सर्वांगसम नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस आकृति को देखिए, इसी के बारे में चर्चा हो रही थी। यह एक चतुर्भुज है, आप जैसा देख रहे हैं, दो चतुर्भुज है। और हमने अभी बात किया था कि बहुभुज कब समरूप होंगे, तो जब उनके कोण जो होंगे, संगत कोण, वो क्या होंगे, समान होंगे, यानी कि बराबर होंगे, ठीक है। और जो भुजाएं होंगी, भुजाओं में क्या अनुपात होगा, भुजाओं की बात की जाए तो वो समानुपाती होंगे, समानुपाती होंगे। तो इस आधार पर हम चेक कर सकते हैं कि कोई बहुभुज वह समरूप है या नहीं है। तो पहले कोण को देख ले, ठीक है। तो देखिए क्या है, कोण A 105, कोण P 105, कोण B 100 डिग्री, कोण Q 100 डिग्री, कोण C 70 डिग्री, कोण R जो है 70 डिग्री, कोण D 85 डिग्री, कोण S 85 डिग्री। तो सभी कोण के आपस में होंगे, क्या देख रहे हैं कि कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण R, कोण D बराबर कोण S। ये देख रहे हैं सभी कोण आपस में क्या हो गए, वो समान हो गए। भुजाओं के बारे में देख लेते हैं। तो भुजाओं को देखिए, तो भुजा देखिए AB, अगर हम AB की बात कर ले AB और उधर PQ, इसका अनुपात निकालें तो AB 1.5 और PQ कितना है 3.0। तो ऐसे भी समझ सकते हैं 1.5 दूना 3 होता है तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप निकाल के देखें BC और इसके संगत हम क्या देख रहे हैं, तो QR देख रहे हैं, QR
तो BC बटा QR अगर हम ज्ञात करेंगे तो 2.5/5, यहाँ भी आप क्या देख रहे हैं, 2.5 दूना 5, 1/2 देख रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आप अगर निकालें तो CD और RS का अनुपात निकलेगा 2.4/4.1/2, यह भी हो जाएगा, और AD बटा SP, हाँ 21 दूना 42, यहाँ यह भी देख रहे हैं। तो क्या देख रहे हैं, सभी संगत कोण जो है बराबर हुए और सभी संगत जो भुजाएं हैं वो आपस में क्या हुए, समानुपाती हो गए। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि AB बटा PQ बराबर BC बटा QR बराबर हाँ CD बटा RS बराबर AD बटा SP। ये क्या देखें हमने देखा कि सभी संगत जो भुजाएं हैं वो आपस में समानुपाती हुई और सभी संगत कोण बराबर हुए। उस आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि दोनों आकृतियाँ क्या है, ये दोनों आकृति क्या है, ये दोनों आकृति ये आपस में आपके समरूप हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से आप यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ जांच करके आप पाएंगे कि कोण सभी में क्या है, सभी में 90 डिग्री दिया है, तो कोण तो सब बराबर हो गया, ठीक है। कोण जो है कोण समान है, ठीक है। यानी कि ये कह सकते हैं कि कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q, ठीक है। कोण C, हालांकि ये सभी आपस में बराबर हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि P ही लिखेंगे, हम Q R जो भी चाहे वो लिख सकते हैं। कोण C बराबर कोण R, कोण D बराबर कोण S। तो ये तो कोण समान है, तो इस आधार पर तो चलिए ठीक है कि कोण समान हो गया। लेकिन हम भुजाओं के अनुपात के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए पहले AB बटा PQ ज्ञात करते हैं। AB बटा PQ, AB का मान है 3 और PQ का मान है 3.5, ठीक है। अगर ऐसे काट छाँट दीजिएगा तो दशमलव इसे उड़ाने पर 5 छक्का 30, 5 सते 35, ये हो गया। इसी प्रकार से AB बटा PQ निकाले और BC बटा QR ज्ञात करें, QR तो क्या पाएंगे, BC बटा QR निकालेंगे तो BC का मान कितना है 3 और QR का मान कितना है 3, 3/3 बराबर 1 हो गया। तो क्या देखा आपने, ये तो दो भुजाओं का अनुपात भी बराबर नहीं हुआ, ये सभी बराबर होने चाहिए। यहाँ तो स्पष्ट रूप से हम एक भी विभिन्न हो गया तो हम कह सकते हैं कि आपस में समरूप नहीं है, ठीक है। हाँ सिमिलरिटी इसमें नहीं है, हो गया समरूप। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम इसका भी चेक कर सकते हैं कि देखिए ये सही है। आप ज़रा देखें कि इसमें क्या है कि सभी कोण आपस में समान है या नहीं है। तो अब देखें इसमें सभी 90 डिग्री प्रतीत हो रहा है, लेकिन इसमें क्या है 90 डिग्री प्रतीत हो रहा है, एक अधिक कोण है एक न्यून कोण है, तो कोण बराबर ही नहीं है। तो यहाँ पर सीधे तौर पर कह सकते हैं कि ये आपस में समरूप नहीं है, समरूप क्या है नहीं है, ठीक है। हाँ इसमें भुजाओं की बात की जाए तो आप ज्ञात कीजिएगा तो AB बटा PQ, हाँ 21 दूना 42, इस तरह से AB बटा PQ बराबर BC बटा QR, 21 दूना 42 ये भी है, इतना के ही बराबर जो है आप निकालें तो CD बटा RS, ठीक है। चूँकि यहाँ तो सभी बराबर है तो कोई ऐसा है नहीं कि हम इस भुजा के बराबर वो भुजा कर सकते, लेकिन फिर भी आप देखें तो ये हो गया। और AD बटा PS या SP जो भी है। अब देखिए कि आपस में ये भुजाएं समानुपाती हुई हैं, लेकिन ये कोण जो है समान नहीं है, ठीक है। कोण जो है वो समान नहीं, इसलिए क्या है ये समरूप नहीं होंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग प्रश्न का अभ्यास कर लेते हैं। तो जो भी हमने बात की जिन विषयों के बारे में, समरूपता सर्वांग समता के विषय में, उसके आधार पर हम आराम से इन प्रश्नों के हल आराम से कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला क्या देखें कि सभी वृत्त क्या होते हैं, सभी वृत्त सर्वांगसम होते हैं या समरूप होते हैं। देखिए सभी वृत्तों की बात हो रही है, छोटा वृत्त, बड़ा वृत्त और छोटा वृत्त जो भी कहें, ये सब आपस में आप जरा सोचें, क्या इसके सभी के आमाप बराबर हैं, क्या इसके सभी त्रिज्याएं आपस में समान हो सकती हैं। तो जब त्रिज्याएं समान नहीं होगी, इसके आमाप समान नहीं होंगे, तो ये आपस में सर्वांगसम कैसे होंगी, ठीक है। तो सर्वांगसम नहीं होंगे, हाँ इसके रूप बराबर हैं, दिखने में सब एक ही रूप के हैं, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये सभी वृत्त आपस में समरूप होते हैं। इसी प्रकार से आप जरा देखिए कि क्या सभी वर्ग सर्वांगसम होंगे, क्या जितना, अब जैसे कि हमने इतना छोटा वर्ग बनाया, इतना बड़ा वर्ग बनाया, क्या इसके भुजा जो है सभी भुजाएं इसके सब भुजा के बराबर होंगी। तो जब नहीं होंगी तो सर्वांगसम कैसे हुई। सर्वांगसमता का अर्थ ही होता है कि भुजाएं भी बराबर और कोण भी बराबर, ये सर्वांगसमता की बात है। अगर समरूपता की बात करें तो रूप बराबर हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर है, तो रूप बराबर है मतलब वे आपस में क्या है, तो आपस में वे समरूप हो सकते हैं, सर्वांगसम नहीं हो सकते। इसी प्रकार से
आप देखें कि सभी किस प्रकार के त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु या समबाहु। तो इस पर विचार करें, जरा सोचें कि समरूप त्रिभुज की बात हो रही है तो समरूप कौन से त्रिभुज होंगे? समरूप त्रिभुज जो है समबाहु होंगे या समद्विबाहु होंगे? जरा आप सोचें। जैसे कि हम दो त्रिभुज बना रहे हैं, जैसे ये हम बना सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, और हमने एक इस प्रकार से भी एक त्रिभुज बनाया है, ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। दिखने में क्या आपको लग रहा है कि दोनों जो है वो एक ही रूप का है, या कुछ भी ऐसा इसमें कुछ ताल में नजर आ रहा है? ऐसा हो सकता है, 5-5 सेंटीमीटर का ये भी 5-5 सेंटीमीटर ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या ये दोनों एक रूप का है? नहीं है। जब एक रूप का नहीं है तो आपस में क्या होंगे? तो समरूप नहीं होंगी। तो ये हमने कौन सी त्रिभुज बनाई थी? समद्विबाहु की, जिसमें दो भुजाएं बराबर हो। हाँ, अगर आप इस प्रकार से बनाएंगे, इस प्रकार से समबाहु त्रिभुज अगर बनाएंगे, देखिए आप जरा बताएं, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि सभी कोण 60-60 डिग्री का होता है, आपको तो पता ही होगा। समबाहु त्रिभुज छोटा समबाहु त्रिभुज हो, बड़ा समबाहु त्रिभुज हो, सभी के कोण क्या होंगे? 60-60 डिग्री के होंगे। तो पहले तो कोण बराबर हो गया, फिर उसके बाद भुजाओं में एक भुजा की बात कर ली जाए तो जैसे मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, यहाँ 5 सेंटीमीटर, क्योंकि समबाहु है तो सभी भुजा भी बराबर होंगी। तो देखिए अनुपात जो निकालिएगा तो सब में 1/5 1/5 1/5। इसका क्या मतलब हुआ कि सभी किस प्रकार के त्रिभुज समरूप होते हैं? तो सभी समबाहु त्रिभुज जो होते हैं वो समरूप होते हैं। ठीक है। और ये चौथा तो हमने जो कथन कहा था उसको स्पष्ट रूप से यहाँ लिख दिया गया है कि भुजाओं की संख्या समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। क्या कब होती है? जब उनके संगत कोण क्या होते हैं, उनकी संगत भुजाएं क्या होती है। तो बताने की आवश्यकता नहीं, बता सकते हैं। अभी तो हमने कहा कि कोण के बारे में कहें तो हम समान कह सकते हैं, भुजाओं के बारे में कहें तो समानुपाती कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है। दूसरा प्रश्न, इसमें क्या कहा जा रहा है कि समरूप आकृतियों के उदाहरण दें। तो अभी तक हमने कितने उदाहरण दिए हैं? समबाहु त्रिभुज के उदाहरण दिए, वर्ग के उदाहरण दिए, वृत्त के उदाहरण दिए। ठीक है, तो उदाहरण है। और ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है तो बहुत सारे उदाहरण आप दे सकते हैं। अगर हम कहें कि एक अगर आयत होगा, अगर एक दूसरा अगर वर्ग होगा, तो ये आपस में क्या होंगे? ये आपस में क्या होगा? ये आपस में समरूप हो सकता है कि नहीं हो सकता है? नहीं होगा। ठीक है। अगर एक वृत्त होगा, अगर एक वृत्त हो और दूसरा क्या हो? त्रिभुज हो, तो क्या आपस में ये समरूप होंगे? तो नहीं होंगे। तो इसी प्रकार से हम जब समरूप के हम उदाहरण दे पाएंगे तो जो समरूप नहीं है उसके उदाहरण दे पाएंगे। ये चीज़ें हैं। और ये प्रश्न आपके लिए है, बताइए क्या होगा कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। तो हमने कितनी बार हमने कहा, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं यहाँ पर, हमने कितनी बार कहा चतुर्भुज या कोई भी प्रकार का बहुभुज है समरूप कब होगा? जब भुजाएं क्या हो? भुजाएं समानुपाती हो और जो कोण हो वो क्या हो? कोण बराबर हो। ठीक है। तो अब जरा देखिए दोनों चीज़ें यहाँ फुलफिल की जा रही है इन चित्र में। अगर की जा रही है तो कहेंगे कि हाँ समरूप है। अगर नहीं करेंगे, ये दोनों बातें अगर नहीं करेंगे तो हम कहेंगे समरूप नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से कह सकते हैं। ठीक है, चलिए तो धन्यवाद। इस वीडियो को आपने काफ़ी ध्यान से देखा और आशा है कि जो इसका अगला अध्याय हम लोग करने वाले हैं 6.2 वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके एक एक प्रश्न पर हम लोग काफ़ी विस्तार पूर्वक बात करेंगे ताकि आपको समझ में भी आए, और जब एग्ज़ाम हो तो आप यह चिंता नहीं लें कि सवाल कैसे बनेगा, कुछ याद करने वाली बात होती नहीं है इसमें। तो धन्यवाद, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत हो रही हो तो इसे कमेंट के थ्रू आप ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।